जी हाँ। तो अपन बात करते हैं संस्कृत वर्णानाम परिचय। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक रहेंगे वो इसी प्रकार से रहेंगे कि आप जो है उनको इजीली जो है समझ पाओगे अपने सिलेबस के हिसाब से। जो अपना एनसीआईएसएम का जो सिलेबस आता है उसका जो पहला टॉपिक है वही मैंने लिखा है। लेकिन कुछ ऐसा रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे कि प्रत्याहार है। प्रत्याहार जो है वो सेकंड टॉपिक में है, लेकिन क्योंकि वो माहेश्वर सूत्र से संबंधित है इसलिए अपन उसकी बात यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो लिंक्ड रहेंगी, लेकिन वो अपन यहीं से पढ़ लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले बात शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र की। तो आप पहला बिंदु जब आप सिलेबस का देखते हो तो उसमें आता है माहेश्वर सूत्राणी, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रयत्नानी और अभ्यंतर प्रयत्न। अपना जो पढ़ने का शेड्यूल है वो यही रहेगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ और जब मैं अगली क्लास शुरू करूंगा उसमें आज की चीजों से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ताकि आपको लगे कि आप कितना समझ पाए हो चीजों को, आप कितना याद कर पाए हो। ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी भी प्रकार से। संस्कृत आपको उतनी ही चाहिए जिससे कि आप अपनी जो किताबें हैं, जो संहिताएं हैं, जिनके अंदर श्लोक वगैरह हैं, उनको थोड़ा तोड़ के पढ़ सको, वो थोड़े आपके समझ में आते हैं। संस्कृत में पास होना बहुत आसान है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आपके लिए सफिशियंट है। उसका आप 90% भी याद कर लोगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए, 80% भी बहुत है। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज समझना। अपन हर चीज को समझेंगे, कुछ भी रटने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जो चीजें याद करनी है वो तो करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पहला बिंदु देखते हैं, माहेश्वर सूत्राणी। ठीक है। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और इसमें देखिए, जो भगवान शिव थे, है ना, वो शंकर जी थे, वो क्या करते हैं? वो डमरू बजाते हैं। ये सब आपको नहीं याद करना है, इसका भी एक श्लोक आता है वो नहीं याद करना। बस इतना याद रखना, वो डमरू बजाते हैं और डमरू में से 14 स्वर निकलते हैं, है ना। 14 जो है स्वर निकलते हैं, एक प्रकार से अपन कहेंगे आवाजें निकलती है, धुन निकलती है। और वो 14 स्वर निकले, वही जो होते हैं वही को क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। और वो स्वर जो है वो किस प्रकार से निकलते हैं? ए ई उण, री लिक, ए ओंग, ए ओच, है ये व रट, लण, इये मंगनम, झ भ ई, घड़ दस, जबगड़ दस, ख प छ ठ, थ च ट त व, क प ये, स स स र हल। आपको कुछ नहीं करना है, इनको 10 बार बोलना है और फिर आपको बिना देखे अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये जो है बार बार लिखोगे, या फिर मैं कहूँ आप इनका 3 3 4 4 का ग्रुप बना के अगर आप याद करोगे तो ये चीजें आपके आसानी से जो है वो याद हो जाएंगी, है ना, हार्ड नहीं। ठीक है। अब देखिएगा, एक एक करके आपने ऐसे याद किया, ई ओंग, ली रिक, ए ओंग, ए ओ, छ, ये वरट, 5 हो गए। ऐसे फिर से 5 का ग्रुप बना लेना, 10 हो जाएंगे। फिर से ऐसे ग्रुप बनाए। क्यों जरूरत है इनकी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जब भी आप संस्कृत पढ़ोगे तो ये जो 14 सूत्र है, माहेश्वरी सूत्र है, इनको जो आपको याद रखना। अब देखो, ये जो माहेश्वर सूत्र है इन्हीं से क्या बनते हैं? इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं, है ना। जैसे अच पढ़ते हो ना, अच, अक, ना, ये सब ये इसी से बनते हैं, एच, इस प्रकार की चीजें। अब देखो, ये एक बार याद हो जाएंगे, ये आप ये बैठ के याद कर लेना। ठीक है। अब देखो, एक एक चीज। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग होता है। हल का प्रयोग होता है। हल का मतलब यहाँ पे हल नहीं है, ये वाला देखो लास्ट में हल है। ठीक है, लास्ट में हल है। हल का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये वाला हल नहीं है। ये इसको बोला, जैसे रह है, इसको हल बोला गया है। ये है लास्ट में, इसको हल बोला है। वह, इसको हल बोला है ना। ये जो भी लास्ट वाले हैं इनको हल बोला गया है। ठीक है, ये मंगना नाम, है ना, ये अण हो गया, ये तय हो गया, इन सबको क्या बोल दिया? इन सबको हल बोला है। तो कह रहा है कि प्रत्येक सूत्र के लास्ट में क्या है? हल वर्ण का प्रयोग होता है। और ये हल वर्ण क्या काम आता है? ये प्रत्याहार बनाने के काम आता है। और देखो, अब बात करेंगे कि प्रत्याहार क्या होता है। जैसे कि कह रहा है कि ए ई उण जो अपन ने लिखा, पहला जो सूत्र है वो क्या है? ए ई उण। तो ये तो अपन पढ़ते हैं ए आ ई उ, ऐसे पढ़ते हैं ना। जैसे ये ए है, इससे आ भी समझ लेना अपने को, अभी मैं बता दूंगा। जैसे ई है, ई बड़ी भी होती है, एक छोटी ही होती है और एक बड़ी ही होती है। यहाँ पे छोटा ऊ है, एक बड़ा ऊ भी होता है। दोनों इसी से समझना है अपने को। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपको कहीं भी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ नहीं मिलेगा, है ना, यही है। कह रहा है कि सबके लास्ट में क्या होता है? एक हल होता है। हल का मतलब होता है हलंत। एक ऐसा वर्ण होता है जिसके क्या लगा रहता है? हलंत लगा रहता है। और ये हलंत वाला वर्ण क्या काम आता है? ये प्रत्याहार बनाने के काम आता है। जैसे कि ए ई उण। और इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया। जैसे देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिएगा आप कोई भी एक प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार क्या होता है? जनरली आप पढ़ते हो किताब में, अक प्रत्याहार।
अक प्रत्याहार, ऐसे पढ़ते है ना। थोड़ा सा आप सुनोगे समझ में आ जाएगा। जैसे अक प्रत्याहार आप बोलते हैं, अक प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, पहला अक्षर क्या है ए, और दूसरा क्या है अक। ऐसे होता है ना, एक होता है अच, एक होता है हल, ऐसे अलग अलग होते हैं, खूब सारे होते हैं। ठीक है, इनका मतलब होता है पहला अक्षर क्या है ए है, ये रहा ए, और लास्ट वाला क्या है, ये वाला क्या। तो कहा कि भाई ये जो लास्ट वाला हल जो होता है, जिनके नीचे क्या लगा रहता है, हलंत रहता है, इनको जो है प्रत्याहार में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अक प्रत्यय की बात करोगे, अक प्रत्याहार की बात करोगे, तो उसके अंदर ए, ई, उ, री, री, ये सब आएंगे। कौन से नहीं आते, जो ये हलंत लगे हुए हैं वो उसमें काउंट नहीं होते। किसमें, प्रत्याहार के निर्माण। एक बार आप इतना सुन लीजिए, है ना, मैंने जो बोला है। इसके बाद में देखिए क्या करें कि प्रत्याहार क्या होता है। कह रहे कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखिए, कह रहे कि प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। पहला वर्ण कौन सा होगा, ए, दूसरा लास्ट वाला, तो अच हो गया। जैसे एक क्या हो गया, जैसे इक हो गया, जैसे यण हो गया, जैसे अल हो गया, जैसे हल हो गया, ये सब हो गया। और प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। तो जो शुरू वाला पहला वाला होता है उसको तो गिना जाता है, लेकिन लास्ट वाले को नहीं गिना जाता है। जैसे अच प्रत्याहार है, ये क्या है, अच क्या हो गया, एक प्रत्याहार हो गया। इसमें किसको काउंट कर लिया, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। देखो ए से लेके च तक, ये इसलिए याद करने हैं, क्योंकि आपने क्या किया, लाइन से याद कर लिया। अब अपन ने कहा कि अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया, ए, ई, उ, ली, ली, ए, ओ और ए, ओ। अब क्या आ गया, यहाँ पे च आ गया। तो आपसे कोई पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, आपके क्या आते हैं संस्कृत के इस अध्याय में से सिर्फ एमसीक्यू आएगा। और एमसीक्यू कैसे आ जाएगा, आएगा अच प्रत्याहार के लिए सही बिंदु कौन सा है। तो एक पहले में ये सारे लिख देंगे सही वाला, दूसरे में एक और ऑप्शन बना देंगे जिसमें कोई दूसरे लिखेंगे, तीसरे में एक और ऑप्शन बनाएंगे, चौथा है। समझ रहे हो बात को, अच प्रत्याहार के बारे में पूछा जाएगा और उसमें लिख देंगे। एक कौन सा होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ए, ई, उ, ली, री, री, ए, ओ, ए, औ, ये लिखा रहेगा। ठीक है, अभी देखना फिर से अच प्रत्याहार है। मैं क्यों आपको अच प्रत्याहार ही क्यों बता रहा हूँ, सभी होता है। हण प्रत्याहार आपसे पूछे हण, तो है से लेके अण तक आना है, तो है ये वर है और ले किया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, अच प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है। अच, इसमें क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अच प्रत्याहार इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे देखो, आपने अच प्रत्याहार देखा, अच, और बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के लिए। कैसे याद कर सकते हो अच प्रत्याहार को, ए, मैंने कहा इसी से आ समझना है, ए, ई, उ, तीनों हो गए ना, ए, आ, ई, उ, ये तीन ही लिखने हैं, लेकिन अच प्रत्याहार पूछते तो ए, ई, उ लिखे। अगला कौन सा आ गया, री, ऐसे पढ़ते हैं ए, आ, ई, उ, री आ गया। इसके बाद में ली आपको याद रख लेना है, संस्कृत में होता है ली, इसलिए याद करना, हिंदी में नहीं होता। फिर आता है ए, आई, ओ, औ, इतने ही क्या होते हैं, अच प्रत्याहार होते हैं। और इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, हिंदी में अपन पढ़ते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जो अच होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्वर बोलते हैं। और स्वर कौन से हो गए, ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, ये क्या हो गए, अच प्रत्याहार। तो क्या आपको ये थोड़ा सा याद हो गया कि शुरू के जो चार हैं उनमें क्या है, उनमें अपने स्वर है सारे के सारे। और दूसरी चीज, उसी को क्या बोलते हैं, अच प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा, अब बच गए वो सारे के सारे क्या है, इसमें क्या आ गए, पूरे के पूरे स्वर आ गए। बच गया वो क्या है, उसमें पूरे के पूरे व्यंजन आ गए। भाई स्वर व्यंजन तो आते होंगे ना। देखिए जो कैक है, गैग है, ये वाली लाइन होती है ना, इसको तो क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और ये ए, आ, ई, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन स्वर बोलते हैं। ऐसे ही तो बोलते हैं, आगे संधि आएंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, उनमें भी ऐसी बातें आएंगी। तो जो व्यंजन वाला है वो क्या आ जाएगा, पहला क्या है और लास्ट वाला क्या है, ल, तो ये क्या हो जाएगा, हल। अगर आपसे पूछे हल प्रत्याहार कौन सा है, तो आपको क्या बोलते हो, पूरे के पूरे इसमें क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आपसे कोई पूछे अच प्रत्याहार कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पूरे के पूरे इसमें क्या है, अपने स्वर। इतनी बातें आपके समझ में आ रही है। देखिए आगे चलते हैं अपन। कह रहा है कि ये प्रत्याहार जो है किसकी मदद से बनते हैं, माहेश्वर सूत्र है उनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे अच प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार हो गए, यण हो गए, अल हो गए, हल हो गए, ये सब हो गए। कह रहा है कि प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, लेकिन अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। ये बात भी आपके समझ में आ गई कि लास्ट वाला जैसे अच है, अच में ए को तो गिना गया, लेकिन लास्ट में जो ओ च आता है ना, वो च अपन ने नहीं गिना है। कह रहा है कि संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक।
जरूरी है अपने को, किसके लिए? प्रत्याहार का ज्ञान क्यों चाहिए? संधि के नियमों को समझने के लिए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है? स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो अपन जो है स्टार्ट करेंगे कि स्वर कैसे आए, कहां से बने, है ना, फिर होते क्या स्वर, फिर व्यंजन क्या होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन ने लिखा कि भाई पहले अपन स्वर की बात करेंगे, फिर अपन व्यंजन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन स्वर की बात करें, और स्वर में देखिए क्या आता है? अच आ जाए। अब यहाँ पे आपको समझाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे स्वर के ब्रैकेट में अच लिखा है, तो आप इससे समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। क्योंकि अपन समझ गए कि अच ये क्या है? एक प्रत्याहार है, जिसमें पहला अक्षर जो वो क्या है? वो ए है, और लास्ट वाला क्या है? वो च है। ठीक है। और ये शुरू के चार, इसमें एक से लेके चार तक जो माहेश्वर सूत्र है, वो अपने स्वर में जो है वो क्या हो गए? कवर हो गए। कि जो वर्ण किसी अन्य की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। और जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि व्यंजन क्या होता है? उसमें स्वर की जरूरत पड़ती है अपने। जैसे स्वर क्या हो गया? ए हो गया, इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ए ही होता है बस। लेकिन अगर बात करें व्यंजन की, जैसे कि कै, कै को कैसे लिखते हैं? कै प्लस ए, ये क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, तो ये बात करता है। तो कह रहा है कि स्वर जो होता है वो क्या होता है? किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं, वो अकेले ही बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोला जाता है। और ये स्वर जो है वो बोले कितने प्रकार के होते हैं? कहा कि भाई 3 प्रकार के होते हैं स्वर। कहा कि एक जो है वो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 8 होते हैं। और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत अभी बात करेंगे कैसे वाले होते हैं। तो सबसे पहले अपन ह्रस्व बात करते हैं। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा का मतलब होता है, जैसे आप अभी आगे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आप पंचकर्मा पढ़ोगे, तो उसमें बताया गया है कि भाई अलग अलग चीजों का काल होता है। जैसे आप नेत्र के तर्पण की बात करते हो, है ना, और भी बस्ती देते हो, तो उसमें आता है कि कितने समय तक आपको बस्ती देनी है। ठीक है। जब सुश्रुत संहिता आप पढ़ोगे, उस समय आप ये मात्रा के बारे में जानोगे। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मात्रा जो है एक यूनिट होती है ना। मात्रा, मात्रा मतलब जैसे अपन जितनी टाइम अपने को आंख झपकाने का समय होता है, उसी को मात्रा बोलते हैं। उसी को निमेष भी बोलते हैं। इस प्रकार के अलग अलग यूनिट्स होती है टाइम की। तो पहले जैसे मात्रा बोलते थे, तो मात्रा में जैसे आपने बोला ए, इसको क्या बोलते हैं? एक मात्रा बोलते हैं। जितना समय आपको ए बोलने में लगा है, इसको बोलते हैं मात्रा। तो क्या हो गया? ह्रस्व स्वर में कितनी? एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि ए, ई, उ, री, री। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को मूल स्वर बोलते हैं, क्योंकि वो जितने भी स्वर होते हैं वो किनसे बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं। जैसे कि अपन बात करेंगे दीर्घ स्वरों। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसमें कौन से आगे? बड़े वाले आ जाएंगे, जैसे आ। इसमें कितनी मात्रा के समय लगेगा? 2 मात्रा का। कैसे? ए प्लस ए हो गया, तो 2 ए को बोलने में 2 मात्रा का समय लगेगा, एक को बोलने में 1 मात्रा का, तो ये आ हो गया। ये छोटी ई थी, ये ई थोड़ी बड़ी हो गई। ये छोटा ऊ था, ये ऊ हो गया, बड़ा हो गया। ये री, री के अंदर फिर से री की मात्रा है, तो री हो गया। इसी प्रकार से ए, आई, ओ, औ, इनको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता भी रखा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ए कैसे बनता है, तो ए प्लस ई की मदद से आई बनता है। ए ई ऐसे बताए, आई, ए प्लस आई की मदद से ए बनता है। ठीक है, तो ये बन गया। ए प्लस ओ की मदद से ओ बन गया, और ए प्लस से ओ से की मदद से ओ बन गया। तो इन चारों में लास्ट में क्या हो रहा है? इनके अंदर दो दो स्वरों की मदद हो रही है। एक ए लिया गया, एक ई लिया गया। ठीक है, एक है, एक ई। हालांकि इनमें भी दो दो लिए गए, लेकिन इनमें सेम वाले हैं, तो इसको अपन क्या कहते थे? बड़ा कहते हैं, है ना, बड़ा आ या फिर बड़ा ए, ऐसे करके बोल देते हैं। ये ई बोल देते हैं, आ, ई, ऊ, री, ऐसे, है ना। और इनका जो संयोग होता है वो दो दो से, जैसे ए और ई से, ए और ए से, इस प्रकार से होता है। तो दीर्घ कितने होते हैं? दीर्घ टोटल 8 होते हैं। 4 तो ऐसे वाले हो गए और 4 ऐसे वाले हो गए। ऋस्व कितने होते हैं? ऋस्व टोटल 5 होते हैं, और इन्हीं को मूल स्वर बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है प्लुत स्वर। प्लुत मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जैसे कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता हो। जैसे कि लिपि में एक शब्द आता है, ये थ्री, ऐसे लिखा जाएगा थ्री। ठीक है। जैसे दिखाया जाता है, जैसे ओम बोल देते हैं, ओम, तो ओ 3 एम ऐसे लिखा रहता है, बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसे। और भी बहुत सारे वाक्य हैं, ये एक उदाहरण के लिए दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है? लंबा बोला जा रहा है। जैसे किसी को अपन दूर से आवाज दे रहे हैं, है ना, जैसे किसी को नाम से अपन आवाज लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लंबा बोलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो वो क्या हो जाता है? वो प्लुत स्वर हो जाता है। तो 3 चीजें, अपन ने थोड़ी देर के लिए बोला ए, वो क्या हो जाएगा? वो रिच हो जाएगा। अपन ने थोड़ी बड़ी देर के लिए बोला आ, बड़ा हो जाएगा। और प्लुत में आ अगर बहुत लंबी है, तो उसको क्या बोलते हैं?
आ3 बोल देंगे इसको ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लुत स्वर। अब हो सकता है आपको इस प्रकार का कुछ दे दें कि भाई बताइए ये कौन सा स्वर है, नीचे ऑप्शन दे देंगे प्लुत है कि ऋस्व है कि दीर्घ है, इस प्रकार से आपको दे दें। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या बात की, अपन ने सबसे पहले कहा कि भाई माहेश्वर सूत्र होते हैं, और माहेश्वर सूत्र का भी फर्दर डिवीजन करें तो जो शुरू के 4 होते हैं उनमें तो क्या कवर अप हो गए, उसमें तो स्वर होते हैं, और जो लास्ट के 10 बच गए उसमें क्या होता है, उसमें अपन कहेंगे व्यंजन होते हैं। और इनको अपन एक बार करके भाई याद कर लेंगे, है ना, याद देखो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में अपन ने कहा प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण में अपन ने कहा भाई दो शब्दों का प्रयोग होगा इसमें, है ना, जैसे अच, इक, यण, अल, हल, ये पूरी संस्कृत में आपको यही मामला मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है वो आपको पता चल गया। आपसे कोई पूछे इक, इक का मतलब क्या है, हो सकता है आज से पहले आपको नहीं पता था, लेकिन इक का मतलब होता है कि ये मान लो कोई ई आ गया इसमें, है ना, ई, और ई और कै के बीच के जो भी तामझाम होता है, जैसे इक आ गया तो ई यहां से लेके यहां तक के बीच के आपको लिख देना, तो ई उ री री, इसी को क्या बोलते हैं, इक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी जितने भी शब्द, समझ में आ गई बात। अब अपन ने क्या की, स्वर की बात की। अब देखो, कहा कि स्वर के और दो भेद होते हैं, तीन भेद तो अपन ने कह ही दिया, बोले कि दो भेद और होते हैं, कौन कौन से, कहा कि एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरअनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक, और निरअनुनासिक का मतलब होता है केवल मुख से होता है ना, अनुनासिक मतलब नाक है तो निर मतलब नहीं, नाक नहीं है, तो बोले कि केवल मुख से होता है, तो ये दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इनका। अगला आता है व्यंजन। तो मैंने कहा कि स्वर वाले कौन से होते हैं, स्वर वाले अच होते हैं, और व्यंजन वाले कौन से हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। थोड़ा सा सुनने में ऐसे हार्ड जैसा लगेगा, लेकिन एक बार आप सुन लोगे ना, अब आगे जो चीजें वो सरल होने लग जाएंगी। ठीक है, तो जैसे व्यंजन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, हल हो गया, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ए आ ई उ उनकी मदद पड़ेगी, उनके बिना नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। हल का मतलब भी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं कि यहां तक अपना खत्म हो गया था औ पर, अब यहां से शुरू कौन सा हो गया, है से लेके लास्ट में लय होना चाहिए, यहाँ पर इसके बीच में पहले कहीं भी लय नहीं मिलेगा आपको यहाँ तक। तो इसके बीच के सारे आप लिख दो। इसमें मैं कह रहा हूँ जो अपनी कै ख गै घ च छ ज झ ये सारे क्या आते हैं वो पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं हल की बात करते हैं। ताकि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लगे उसको क्या बोलते हैं, अपन व्यंजन बोलते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे चिन्ह लगाते हैं, हल चिन्ह बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं हलंत। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हलंत बोलते हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो समझ जाते हैं। करके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, त वर्ग हुआ, प वर्ग, इसमें क ख ग ये, तो ये सारे के सारे क्या है, ये बिना स्वर की मदद के है। आधा क, पूरा क कब बनेगा, जब आधा क प्लस ए करेंगे ना, तब ये क्या बनेगा, क बनेगा। ठीक है, तब ये पूरा अपना क्या कहेंगे, इसको व्यंजन कह सकते हैं। तो कहा कि व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखो, जब भी आप बोलोगे ना, क्या बोलोगे तो स्पर्श होता है ना, जैसे टच करें, च छ, जीभ को टच करवाना पड़ता है, इसीलिए इनको बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, जैसे ये रे ल, इनकी आवाज जो गले से निकल के आती है, अंदर से निकल के आती है, इसको बोल दिया अंतस्थ व्यंजन। स है, इनसे एक बाहर हवा निकलती है, स है, तो इसलिए बोल दिया इसको उष्म व्यंजन बोल दिया। तो व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के हो गए, एक स्पर्श हो गए, एक अंतस्थ हो गए, और एक उष्म। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब आता है अनुस्वार की बात कर, है ना, ये नॉर्मल है, हो गया ना, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे लेके मैं तक होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ये रह ले, और उष्म कौन से होते हैं, सह। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन है, ये क्वेश्चन आएगा। अब या तो ऐसे ग्रुप बना बना के दे सकते हैं, एक ग्रुप ये दे देंगे, एक ग्रुप ये दे देंगे, एक ग्रुप आपको क्या सह वाले पे टिक लगाना है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन हो सकता है एक दे दे आपको, ये दे दे ऐसे, ये लिख के दे दे, अगले में च लिख के दे दे, अगले में कै लिख के दे दे, तो आपको क्या बताना है, अंतस्थ वाला बताना। समझ गए बात को। ऐसे ही सिर्फ इस जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें से बन भी नहीं सकता, लिखने वाला क्वेश्चन इसमें से नहीं बन सकता। आगे अपन जब आपको समाज पढ़ाए जाएंगे उसमें से पूरा क्या बनता है अपना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का, वो भी हम आपको बताएंगे कि भी कैसे आपको लिखना। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और मैं कल आपको और पूछूंगा भी, वो पूरे एकदम सही से क्वेश्चन बना के पूछूंगा, वो आपको बताना। अनुस्वार की बात अपन करते हैं।
कि इसका उच्चारण जो है वो नासिका मात्र से होता है। जैसे अनुस्वार क्या होता है, कलंक, लिखते हैं ना अपन कलंक, तो ये क्या लग गया, ये एक अनुस्वार है। कलंक, ऊपर ऊपर बिंदी लगती है। जंगल, ठीक है, आप बोल के देखना, इसका उच्चारण नासिका से होगा, आप अपनी नाक बंद कर लेना, फिर बोलना जंगल, आपसे बोला ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नासिका मात्र से होता है, मतलब क्या होता है, केवल नाक से होगा, तो वहां पे आपको क्या नाक की जरूरत पड़ेगी। अगर नाक बंद कर दोगे तो आप जंगल सब बोल ही नहीं पाओगे, वो सब नहीं बोल पाओगे जिसमें अनुस्वार लगा होगा। ठीक है, और ये सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। ठीक है, अनुस्वार की बात करें, जैसे कि अहम, है ना, जैसे मैं है ना, ये बोल देंगे ऐसे अहम, ऐसे करो, लेकिन नाक बंद होगा, इसमें नाक बंद करके बोलोगे ना अहम, तो आपको तकलीफ होगी बोलने में, पूरा शब्द नहीं निकल पाएगा। कह रहे हैं व्यंजन, जो मैं व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। तो जनरली देखा गया है कि जो मैं है ना वो कन्वर्जन होता है किसमें, अनुस्वार में। कभी कभी न भी हो जाता है, ये जनरली है, सामान्यतः मैं व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। तो अनुस्वार आप जानते हो क्या होता है, ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अहम साध्वी थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आप चरक संहिता में देखोगे, है ना। क्वेश्चन नहीं मतलब शब्द बता रहा हूँ मैं आपको। विसर्ग की बात करते हैं। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग जैसे आगे दो ऐसे लगते हैं ना विसर्ग, जैसे राम है, देव है, क्या होता है विसर्ग, विसर्ग विसर्ग लगता है, इसका उच्चारण है से होता है के सदृश किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण मैं के सदृश होता है, और इसका है के सदृश होता है। राम है, देव है, ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन व्यंजन। तो इसी प्रकार से संयुक्त वर्ण वहां भी अपन ने पढ़े थे, ए, ऐ, ओ, औ पढ़े थे ना अपन ने चार। यहाँ पे भी अपन संयुक्त व्यंजनों की बात करते हैं। अक्षर, त्रय, गे, इसको जे भी बोल देते बहुत जगह पे। क्यों? क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो आधा जय और ई का होता है। त्रय जो होता है इसमें दो प्रकार के व्यंजनों का यूज होता है, तय और रे, त्रय हो गया, कै और सै। क्वेश्चन कैसे आता है बताइए, अक्षय का जो संयुक्त व्यंजन है ये किस किस से मिलकर बना है, तो कै और सै से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गे, इसको गे बोलते हैं ऐसे, और इसमें आएगा कि आधा गय और ये, लेकिन ये नहीं होता, इसमें क्या होता है, जी होता है, आधा ज और ई होता है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। अच्छा, अब कहोगे सर अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, कल को देखिएगा जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो चरक संहिता का, है ना, क्योंकि मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, संस्कृत में आपकी मदद करने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आप पहला शब्द पढ़ोगे, तो कोई बता सकता है इंद्र के पर्याय, बता पाएगा कोई आप में से, कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो मुझे इंद्र के पर्याय बता पाए, एक दो बता दीजिए। पहला चैप्टर हो गया क्या आपकी क्लास में, चरक संहिता का पहला चैप्टर, दीर्घम द्वितीय अध्याय। नहीं बताओ, हुआ है नहीं हुआ, ये बता दो मेरे को कि हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो, तो जो पहला चैप्टर है उसमें इंद्र के पर्याय पढ़ते हो आप, जैसे इंद्र के बहुत सारे पर्याय होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, उसमें सचिपति होता है, अमर प्रभु होता है, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं उसमें। ठीक है, एक नाम आता है उसमें शक्र, एक नाम आता है इंद्र के पर्याय में शक्र। वहां पे आप श्लोक देखोगे ना तो वहां पे छक्र लिखा रहेगा ऐसे, छक्र, छक्र लिखा रहेगा। तो छक्र जो है वो ये छ है ना, ये संधि विच्छेद होगी इसकी, तब स बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, वहां पे अपन बात भी करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि छह है वो सह बन गया, तो बस ये याद रखना होता है, वैसे संधियों में अपन पढ़ेंगे भी ये चीज। तो अपन कहते हैं भाई इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको समझने के लिए आप क्या करोगे, अपने को जरूरत पड़ती है ये सब पढ़ने की, है ना। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, जो गे है वो किससे टूट के बना है, वो आधा ज और ये से टूट के बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उच्चारण स्थान। आप अपने एनसीआईएसएम सिलेबस का पहला टॉपिक उठाओगे ना, उसमें आएगा उच्चारण स्थानानी, उसमें है उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के क्वेश्चन 100% आपका एमसीक्यू जो है ना, उसमें पूछा जाता है। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद रखना। जैसे स्थान हो गया, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थानों की। जैसे पहले क्या है, कंठ, स्थान क्या है, कंठ, मतलब कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, ए आ। अब ए आ बोल के देखोगे ना तो कहां से निकलेगा, आपके कंठ से ही निकलेगा, ए आ। ठीक है, इसके बाद में स्पर्श की बात करते हैं, कै, ख, ग, घ, अंग, ये कहां से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं।
है ना। तीन प्रकार के व्यंजन पढ़े थे, ये क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ हो गए और ये उष्म हो गए। तीन ही प्रकार के थे, इनमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से स्वर थे, अपन ने स्वर भी पढ़े थे, स्वर अपन ने तीन प्रकार से पढ़े थे। एक पढ़ा था ऋस्व होता है, एक होता है दीर्घ होता है, एक होता है प्लुत होता है। ऐसे अलग अलग पढ़े थे, है ना। अपन ने कहा भाई ऋस्व की 5 थी संख्या, है ना। जो दीर्घ थी उनकी संख्या 8 थी। तो उसमें कहा है जो दो है ए और आ, ये किससे बोले जाते हैं, इनका स्थान कंठ होता है। फिर कहते हैं जो स्पर्श वाले अपन ने व्यंजन पढ़े थे, उनमें जो 5 ऐसे हैं जिन कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। जैसे कि क ख ग, कहां से आवाज निकली, कंठ से निकलेगी। और कहा कि एक अंतस्थ वर्ण भी था जो कहां से बोला जाता है, जो कंठ से बोला जाता है, वो कौन सा है, ये है। और एक उसमें भी था जो कहां से बोला जाता है, कंठ से, वो कौन सा है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से मूर्धा से बोलने वाला कौन सा है। ठीक है, मूर्धा से बोलने वाले या बोला जाने वाला उष्म स्वर कौन सा है। तो मूर्धा से बोलने जाने वाला उष्म कौन सा हो जाएगा, ले हो जाएगा। ऑप्शन क्या दे देंगे आपको, ये रे ले। क्वेश्चन समझ गए। और ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, आप भले ही पीछे ही जो क्वेश्चन पेपर है वो भी देख लेना, और मैं मदद भी कर दूंगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अवेलेबल कराने में। तो ये हो गया। ठीक है, तो कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से हो गए, ए आ हो गए। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं, या फिर कंठ से बोले जाने वाले स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कै ख ग घ और अंग। अंतस्थ कौन से वाले, ये है। और उष्म कौन सा है। ठीक। टोटल उसमें होते कौन कौन से हैं, स है होते हैं। लेकिन है जो है वो कौन सा होता है, वो कंठ से बोले जाने वाला है। और संज्ञा इनको इनको क्या नाम दे देंगे, इन सब को अपन दे देंगे कंठे। इन पूरे के पूरे जो शब्द हैं या फिर वर्ण है, इनको अपन क्या कहते हैं, कंठे बोलते हैं, क्योंकि किससे बोले जाते हैं, आपके कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा आता है तालु। तालु में कौन सा आ जाएगा, अगर तालु में अपन स्वर की बात करें तो ई और ई, ये तालु से बोली जाती है। च छ ज झ ए, ये किससे बोले, तालु से बोले गए। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो रे जो है वो तालु से बोला जाता है, इनको बोल दिया अपन ने ताल में। मूर्धा से बोले जाए री और री, टे ठे डे ढे ढे और ले, और मूर्धन ने इनको बोल दिया। उसी प्रकार से दंत से री, तै थे दे धे ने, ये किससे बोले गए, दंत से बोले गए। आपकी जीभ जो दांत की मदद से बोली जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके दांत नहीं होंगे तो ये शब्द नहीं बोले जाएंगे आपसे। तो ये क्या हो गए, दंते हो गए। ओष्ठ कौन से, ऊ पै फै बै बै, ये आपके होठों से बोले जाने वाले हैं, ओष्ठ हो गए। नासिका से अनुनासिक, अंग, इये, अण, न, न, ये सब क्या होते हैं, ये एक प्रकार से अनुनासिक होते हैं, जिनमें किससे बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं। जो निर अनुनासिक होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मुख से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया अपन ने, नासिक बोल दिया। कंठ तालु वाले क्या हो जाएंगे, ए आई हो जाएंगे। ठीक है, इनको क्या बोल दिया, कंठ तालु बोल दिया। ठीक है, इसके बाद में कंठोष्ठ जो है वो कौन से, ओ और औ, इनको कंठोष्ठ बोल दिया। दंतोष्ठ वाले दंतोष्ठ होते हैं, जीवा मूल वाले जीवा मूल। यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, अभी बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे क्या आपको याद करना। तो मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ से कोई एक लाइन दी जाएगी और बोले जाएंगे भाई ये कौन सी होती है, दंते हैं, जैसे तैत है दैद है, ये क्या है, ये दंते हैं कि मूर्धन्य है कि तालवे है या फिर कंठे। टिक लगा दोगे, एक नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो, इसी प्रकार से आपको याद करना है। इन चीजों को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक बार हाथ में आपको कॉपी उठानी है और फिर ये थोड़ा सा लिख लेना है, फिर आपको चीजें जो है वो याद हो जाएगी। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो कुछ बच गए, कह रहा है कि विसर्ग के दो भेद होते हैं, जो अपन ने विसर्ग पढ़ा था ना, उसके दो भेद होते हैं। कहा कि एक होता है उपदमानीय विसर्ग, एक विसर्ग होता है उपदमानीय, कि जब विसर्ग के बाद प और फ होते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, जैसे कि पुनः पुनः। ठीक है, अब अपन जैसे बात करते हैं, राम की बात करते हैं, राम के बाद में विसर्ग है तो अपन क्या बोलेंगे, राम है। ठीक है, देव के बाद में विसर्ग है तो क्या बोलेंगे, देव है। ऐसे पूरा बोलते हैं देव है। यहाँ पे पुनः पुनः हल्का बोलते हैं, मतलब आधा ही विसर्ग बोलते पुनः पुनः, क्योंकि दोबारा अपने को क्या बोलते हैं, पुनः बोलते हैं। तो पुनः पुनः इस विसर्ग को बोलते हैं अपन उपद मानीय विसर्ग। उसी प्रकार से एक जिव्या मूल्य विसर्ग भी होता है, जो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन जिव्या मूल्य विसर्ग। इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया समझाने के लिए। कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद प और फ होते हैं, यहाँ पे क और ख कर लेना है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे क और ख। और विसर्ग के बाद में क और ख होते हैं, तो उस समय क्या होता है, अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, जैसे कि प्रातः काल। अब यहाँ पे तो दो विसर्ग थे, ठीक है, जैसे कि विसर्ग से के बाद पै और फै, जैसे यहाँ पे पै आ गया, पुनः पुनः वापिस पै आया ना, विसर्ग के बाद नया आ गया, तो पुनः 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 पुनः। ठीक है, यहाँ पे आ गया कै, जैसे कि प्रातः काल, दुखम दुखम।
दुहुखम ऐसे थोड़ी बोलते हैं, दुहुखम नहीं, दुखम हल्का सा बोलते हैं बस। इसी को बोल देते हैं अर्ध विसर्ग। इसका जो होता है वो कौन सा होता है, जिह्वा। पूछा जाएगा प्रातः काल जो है वो किस प्रकार का विसर्ग का भेद है, तो आप क्या बोलोगे, जिह्वा मूलीय विसर्ग। हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसी में चीज आती है प्रियत्व। आप देखोगे ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है समझाने के लिए कि अपन पूरा एकदम जो सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। अब आता बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए। माहेश्वर सूत्र से क्या बने, प्रत्याहार बने। प्रत्याहार कैसे बने वो आपने देख लिए। प्रत्याहार की मदद से अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, व्यंजन के क्या भेद हुए और स्वर के क्या भेद हुए, वो चीज अपन ने पढ़ ली। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं उच्चारण स्थान, कौन से कंठे हैं, कौन सा मूर्धा से है, कौन से कैसे हैं। अपन ने सारे उच्चारण स्थान देखे। फिर अपन कहते हैं प्रयत्न की बात करते हैं। प्रयत्न का मतलब होता है कि प्रयास करना, किसी भी स्वर व्यंजन की आप आवाज निकालने की प्रयास करते हो, उसी को बोलते हैं प्रयत्न। उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रयत्न बोलते हैं। तो जैसे कि अगर कुछ ऐसा होता है कि आपकी जो आवाज है वो बाहर निकल रही है, या फिर आपकी जो प्रयत्न करना, आपकी जो चेष्टा है वो बाहर की तरफ हो रही है, तो आप क्या कहोगे, उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आंतरिक जो प्रयत्न होता है, जैसे कि आप अपनी जीभ को पकड़ के दांत के लगा रहे हो, ठीक है, और उससे आप कोई आवाज निकाल रहे हो, वो आपका क्या हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न। अभी बात करते हैं प्रयत्न की, तो ये भी आपके सिलेबस का बिंदु है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। अपन उतना ही पढ़ने जो अपने सिलेबस में है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, एकदम मिनिमम पढ़ रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रयत्नों की। तो देखिए क्या कह रहा है कि फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारण अर्थ किए गए यत्न को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो हवा आपके कहाँ निकलती है, फेफड़े से निकली, और उससे आप क्या कर रहे हो, मुख से, नासिका से, कंठ से, अलग अलग स्थानों को स्पर्श कराते हुए मनुष्य क्या करता है, वर्ण का उच्चारण करता है। आप कुछ भी अगर आप अपने मुख की, आप अपने दांतों की, या फिर जो कंठ है, इन सब की एक्टिविटी नहीं कराओगे तो एक ऐ करके आवाज निकलेगी। लेकिन उसमें क्या कर रहे हो, आप एक ताल दे रहे हो, आप अपनी जीभ से जो है उसमें कुछ अलग अलग जगह जगह टच करवा के आप कोई आवाज निकाल रहे हो। उसी आवाज निकालने का जो प्रयास होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न। जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है, वो 5 प्रकार का होता है। और बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। अपना काम ये नहीं है कि अपन संस्कृत के ज्ञाता बन जाए, कोई काम नहीं है कि आपके संस्कृत का सिर्फ आपको पेपर निकालना है, सीधा सा हिसाब है, सीधी सी बात। तो कह रहे हैं कि भाई आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या होता है, उसका क्वेश्चन कैसा आएगा उसकी बात अपन कर लेते हैं। कहा कि उच्चारण काल में मुख के अंदर चेष्टा परक क्रिया, आभ्यंतर का मतलब क्या हो गया, अंदर, और मुख के अंदर आप कोई क्रिया कर रहे हो, मुख के अंदर आप कुछ चेष्टा कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब होता है कि जिह्वा के द्वारा मुख के विभिन्न स्थानों पर अगर स्पर्श किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पृष्ट प्रयत्न। और इसमें क्या आता है, उसमें पूरा कै से लेके मैं तक की कहानी आती है। कै ख गै घ चै छ जै झै ये तै थ दै धन टै ठ द है ना, टै ठ ड धन। ये सारे जो पै फ बै भ्रम है, ये सारी जो तामझाम है, कै से लेके मैं तक की जो कहानी है, वो कौन सी होती है, वो स्पष्ट प्रयत्न होती है। अब आपसे पूछ ले कि बताइए गै के उच्चारण में जो लगाया गया प्रयत्न वो कौन सा होता है। ऑप्शन आएगा स्पष्ट प्रयत्न, ईसत स्पष्ट, विवृत, ईसत विवृत, तो आप क्या कहोगे, स्पष्ट प्रयत्न। ये क्वेश्चन आता है, आसान है। कहां तक की कहानी पढ़ ली अपन ने, कैसे लेके मैं तक का एक में खत्म कर दिया, स्पष्ट। दूसरा आता है ईसत स्पष्ट। ईसत का मतलब होता है थोड़ा। जब आप पढ़ोगे ना, जैसे कि पित्त की बात करते हैं, अपन पढ़ते हैं ना, वात पित्त कफ। पित्त होता है ना, पित्त एक स्निग्ध होता है, लेकिन वो कैसा होता है, ईसत स्निग्ध होता है। ईसत का मतलब होता है थोड़ा। या फिर एक शब्द आता है सस्नेह। सस्नेह, सह का मतलब भी थोड़ा ही होता है। ठीक है, तो ईसत स्नेह का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत स्निग्ध भी होता है। और यहाँ पे ईसत स्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा स्पर्श किया जाता है, ज्यादा नहीं किया जाता। जैसे कि जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श किया जाता है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएगा, र आ जाएगा, ल आ जाएगा, और र आ जाएगा। इसको क्या बोल दिया, ईसत स्पृष्ट। तीसरा होता है विवृत। विवृत मतलब होता है विवृत होना, विवृत मतलब खुल जाना। बहुत जगह पे आप बात करोगे, जैसे आयुर्वेद आप पढ़ोगे ना, तो मुख विवृत रहा, विवृत मतलब होता है मुख खुला रहना।
तो जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आपका मुख क्या होता है, खुला रहता है। जैसे उच्चारण काल में जब मुख खुला रहे, तो किसमें रहता है, स है। आप बोल के देखोगे इनमें क्या होता है, इसमें आपका मुख जो है वो खुला रहता है। तो ये क्या हो गया, विवृत हो गया। अब आता है ईसत विवृत। ईसत विवृत में क्या हो गया, मुख ईसत मतलब थोड़ा, तो मुख जो है वो थोड़ा खुला रहेगा। तो उच्चारण काल में मुख थोड़ा खुला रहता है। ऐसे सब बहुत कम होते हैं, मतलब कह नहीं सकते ऐसा, इसलिए अपन ने नहीं लिखा, सिर्फ ईसत विवृत लिख दिया। और आता है संवृत्त। संवृत्त का मतलब होता है उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग बंद रहता है। जैसे आप ए बोलोगे ना, ए, तो आपको उस समय आपकी जो ट्रेकिया है ना वो बंद हो जाएगी। इसी को बोलते हैं संवृत्त। विवृत का मतलब होता है खुला रहना, और संवृत्त का मतलब होता है बंद रहना। ये चीजें आपको चरक पढ़ने में भी मदद करेंगी, वहां पे भी शब्द मिलेंगे आपको, संवृत्त विवृत। ठीक है, तो ये बात आ गई। तो कह रहे कि इसका प्रयोग केवल ए को, ह्रस्व ए के उच्चारण में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। आ बोलोगे ना तब भी मुंह खुलेगा, लेकिन ए बोलोगे ना तो आपकी ट्रेकिया बंद होगी। तो ये क्या हो गया, संवृत्त। तो मैंने कहा कि भाई दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। और प्रयत्न क्या होता है, आप जो बोलने की कोशिश करते हो ना उसी को प्रयास या फिर प्रयत्न बोलते हैं। ये पांच प्रकार के स्पष्ट, ईसत स्पृत, विवृत, ईसत विवृत और संवृत, पांच चीजें होती हैं। इनमें से कोई एक दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे। ठीक। अगली अपन बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न में देखिए क्या कह रहा है कि उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है। उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से लेके कंठ तक होता है, मतलब कि बाहर की तरफ होता है ना, बाहर की तरफ। तो वो क्या हो गया, बाह्य हो गया। मतलब फेफड़ों से लेके कंठ तक भी तो आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चीजें, उसी को क्या बोलते हैं, बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। और वो बाह्य प्रयत्न जो कितने प्रकार का होता है, वो 11 प्रकार का होता है। कैसे, देखो कौन कौन से होता है। विवार, श्वास, अघोष, ऐसे आता है ना, अघोष वर्ण, घोष वर्ण, संवार वर्ण, ऐसे संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तथा संयुक्त। आपको यहाँ शास्त्री नहीं बनना है बैठ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मेरे को ये नाम सुनाओ, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब अल्प प्राण नाम कहीं पे सुनने को मिले, आपकी क्लास में आपका मास्टर आपको पढ़ाए अल्प प्राण, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अपन ने वहां पढ़ा था कि बाह्य प्रयत्न के अंदर 11 भेद होते हैं, उसमें से एक नाम होता है अल्प प्राण। याद करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी मत याद कीजिए, अभी याद करोगे आप भूल जाओगे। संस्कृत आप अभी मेरे से सुन लो, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, यहाँ से आप अपना लिख लेना मजे से। और लिखने के बाद उसको कभी कभी पढ़ लेना, और एग्जाम के एक महीने पहले ढंग से पढ़ लेना। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि कौन सी चीजें कैसे पढ़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे तीन तीन के यहाँ पे ग्रुप देखिए। विवार, श्वास, अघोष, सवार, नाद, घोष, उदात, अनुदात, स्वरित, ये हो गए। और अल्प प्राण और महाप्राण। तो तीन तीन के तीन बन गए, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। विवार, श्वास, अघोष, स्वार, नाद, घोष, उदात, अनुदात और स्वरित, इन तीन तीन के तीन बन गए। दो बचे अल्प प्राण और महा। ये लो, देखो एक लाइन याद करनी है। खर है विवारा, श्वास, अघोष, खर प्रत्यार। अब देखो, आपको आज की क्लास में अगर इतना समझ में आ गया ना कि खर प्रत्यार का मतलब क्या है, तो मान लीजिएगा आपका क्लास लेना सफल है। आप समझ गए कि ख से लेके जहां तक रे के नीचे हलंत आए, वहां तक के शब्द आप उसमें सम्मिलित कर दोगे, वो क्या है, वो खर प्रत्यार है। और विवार, श्वास और अघोष में कौन से होते हैं, देखो नीचे श्लोक है कि खर विवारा श्वासा अघोष है। कि खर वाले में खर कौन से होते हैं, विवार होते हैं, श्वास होते हैं, अघोष होते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, खर प्रत्याहार का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, और स, ये सब क्या होते हैं, ये विवार, श्वास और अघोष वर्ण कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है, स्वार, नाद और घोष होता है। जैसे हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया, है से शुरू होगा और स के नीचे हलंत है, वहां तक के जो शब्द होंगे जिसमें स के नीचे हलंत वाला काउंट नहीं किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हस प्रत्याहार बोलते हैं। और उसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण अंतस्थ और है, ठीक है, अंतस्थ वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, हस, सवारा, नादा, घोषास्त्र। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ खर याद रखना। विवार, श्वास, अघोष में आपको खर याद रखना है, बाकी मत याद रखना। एक बार स्वार, नाद और घोष में आपको हस याद रखना है ना। पूछा जाएगा हस प्रत्याहार जो है कौन से बाह्य प्रयत्न से होता है, तो हस प्रत्याहार स्वार, नाद और घोष से होता है। अल्प प्राण वाला वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ संज्ञक वर्ण, इसमें कौन से आते हैं, अल्प प्राण वाले आते हैं। और महाप्राण वाला वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और उष्म संज्ञक। तो पूछा जाएगा उष्म संज्ञक वर्ण जो होते हैं वो कौन से बाह्य प्रयत्न से है, तो वो महाप्राण से है। बस इतना याद करना है। अंतस्थ संज्ञक जो है वो कौन से हैं, तो उसमें स्वारनाथ घोष भी होता है, अल्प प्राण भी होता है। ठीक है।
उदात अनुदात और स्वरित, इसमें सभी स्वर वर्ण हो जाएंगे। तो स्वर वाले कौन से थे? ए आ ई उ ऊ री। या फिर क्या बोल सकते हो आप, कौन सा प्रत्याहार बोल दोगे यहाँ पे बताओ। मैं ब्रैकेट में कौन सा प्रत्याहार लिख सकता हूँ, किसी के मामला समझ में आया तो। जैसे यहाँ पे खर प्रत्याहार है, यहाँ पे हस प्रत्याहार है, यहाँ पे कौन सा प्रत्याहार मैं लिख सकता हूँ? उदात अनुदात और स्वरित में कौन सा प्रत्याहार लिखा जा सकता है ब्रैकेट में? सभी स्वर जो होता है वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं? कोई नहीं सुन रहा ध्यानपूर्वक? गलत बात है भाई, अच प्रत्याहार। अच प्रत्यय। अच्छा है ना, समझ में तो आ रहा है ना आपके कि अच प्रत्याहार है। यस सर। है ना? तो ये आज की जो अपनी क्लास हुई, उसमें जो है ये जो पहला पार्ट है ना, वो अपन ने पूरा कर लिया है। अब जो आगे अपन बातें करेंगे तो वो ये चीजें हैं। तो इससे क्या हुआ, हो सकता है आज की क्लास में ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारा का सारा दिमाग में घुस गया, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई कि संस्कृत की शुरुआत अपने को कैसे करनी। आपको ये अच्छ एक ये सब भी थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, तो आपको संस्कृत पढ़ने से डर नहीं लगेगा। ठीक है, और अपन इतना जरूर निकाल लेंगे मामला कि आपको संस्कृत बढ़िया नंबरों से पास करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने इतना पढ़ा। जो भी ये पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपके मामला समझ में भी आ जाएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चंस आप करोगे, पिछले आपके पास में पेपर पड़े होंगे, नहीं तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वो आप निकालोगे तो आपको थोड़ा हौसला बुलंद होगा कि हाँ भाई अपन काम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्लास अपन यहाँ पे रोकते हैं, अगली क्लास अपन एनाटॉमी की शुरू करते हैं। ओके। ठीक है, जी जी।